नमस्कार। डीडी राजस्थान के विशेष कार्यक्रम जन आदेश 2024 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सिद्धार्थ जैन। भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा आम चुनाव 2024 का आगाज हो चुका है। राजस्थान की कुल 25 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। ये चुनाव 2 चरणों में होंगे। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा, तो वहीं 26 अप्रैल को दूसरे चरण के लिए वोट डाले जाएंगे और 4 जून को मतगणना होगी। इसके बाद ही ये तय हो सकेगा कि सत्ता की चाबी किसके पास रहेगी। आइए अब आपको बताते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के बारे में। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट 4 विधानसभा क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिसमें टोंक ज़िले की 4 और सवाई माधोपुर ज़िले की 4 विधानसभा सीटें शामिल हैं। आइए अब आपको बताते हैं इन सीटों के बारे में। तो इन सीटों में टोंक विधानसभा क्षेत्र की 4 सीटें शामिल हैं, जिनमें टोंक, देवली उनियारा, निवाई और मालपुरा सीट शामिल है। तो वहीं बात करें सवाई माधोपुर सीट की, तो सवाई माधोपुर विधानसभा में सवाई माधोपुर, बामनवास, खंडार और गंगापुर सिटी शामिल हैं। इन सीटों की बात करें तो सवाई माधोपुर की गंगापुर सिटी विधानसभा सीट कांग्रेस के कब्जे में है और रामकेश मीणा यहां से विधायक हैं। इसके अलावा बामनवास से कांग्रेस की इंदिरा मीणा, सवाई माधोपुर से बीजेपी के किरोड़ी लाल मीणा और खंडार से बीजेपी के जितेंद्र कुमार घोटवाल विधायक हैं। वहीं बात करें टोंक की, तो मालपुरा सीट से बीजेपी के कन्हैया लाल चौधरी, निवाई से बीजेपी के राम सहाय वर्मा, टोंक से कांग्रेस के सचिन पायलट और देवली उनियारा सीट से कांग्रेस के हरीश मीणा विधायक हैं। टोंक सवाई माधोपुर सीट से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए देखते हैं हमारे दूरदर्शन संवाददाता की ओर से तैयार की गई एक खास रिपोर्ट। टोंक और सवाई माधोपुर जिले में इन दिनों लोकसभा चुनावों को लेकर सियासी रंग जमा हुआ है। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा। यहाँ मुख्य राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियां चुनाव प्रचार में पूरी ताकत से जुटी हुई हैं। अगर इस सीट में शामिल टोंक की बात करें तो नवाबों की नगरी और राजस्थान के लखनऊ के नाम से मशहूर यह शहर काफी पुराना है। यहाँ के पर्यटन स्थलों पर नजर डालें तो बीसलपुर बांध, सुनहरी कोठी, हाथी भाटा और डिग्गी कल्याण जी मंदिर प्रमुख है। वहीं बाघ की नगरी के नाम से प्रसिद्ध सवाई माधोपुर में रणथंबोर बाघ अभयारण्य में हर साल लाखों सैलानी आते हैं। टोंक के खरबूजे जहां अपनी मिठास के लिए देश भर में प्रसिद्ध हैं, वहीं सवाई माधोपुर के अमरूद भी अपने विशेष स्वाद के लिए जाने जाते हैं। अब इस लोकसभा सीट के इतिहास को देखें तो यह परिसीमन के बाद 2009 में अस्तित्व में आई। टोंक सवाई माधोपुर सीट पर इस लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां भाजपा ने लगातार तीसरी बार सुखबीर सिंह जौनापुरिया को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने हरीश मीणा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया की बात की जाए तो वे वर्तमान में इस लोकसभा सीट से सांसद हैं। जिस दिन मैं आया था 2014 में, पीने का पानी का नहीं था। आज पीने का पानी हमने घर तक पहुंचा दिया है। आज हमने चारों तरफ की सड़कें बना दी हैं। आज जिस हिसाब से अपनी योजना लाए हैं, एक गरीब आदमी मतलब 10,000 का लोन देके भी और 10 करोड़ का लोन भी अब हम दे रहे हैं। आज हमारी 1.5 लाख महिलाएं जो राजीव के समूह में काम कर रही हैं, वो घर घर में एक नया रोजगार पैदा कर रही हैं। उधर कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा राजस्थान के पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं और वर्तमान में देवली उनियारा विधानसभा सीट से विधायक भी हैं। जनता के मुद्दे ही मेरे मुद्दे हैं। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, तो उसका निराकरण करेंगे। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ है, सबके साथ। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के गठन के बाद 2009 से अब तक हुए 3 चुनावों पर नजर डालें तो यहाँ भाजपा का दबदबा रहा है। भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने 2019 में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा को हराया था। वहीं 2014 के चुनाव में भी भाजपा के सुखबीर सिंह जौनापुरिया ने कांग्रेस प्रत्याशी मोहम्मद अजहरुद्दीन को शिकस्त दी थी। हालांकि 2009 के चुनाव में कांग्रेस के नमो नारायण मीणा ने भाजपा के किरोड़ी सिंह बैंसला को मात दी थी। टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं की बात की जाए तो यहाँ कुल 21,38,650 मतदाता हैं। इनमें 11,17,797 पुरुष, 10,20,839 महिला और 15 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। यहाँ 2019 में 63.23% मतदान हुआ था।
निर्वाचन विभाग की ओर से मतदाताओं को जागरूक करने के लिए स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। चुनाव आयोग ने इस बार एक नया सी विजिल करके ऐप चालू किया है, जो कि विधानसभा चुनाव में भी था। तो इसमें जितने भी वोटर्स हैं और आम जनता है, वो स्वयं सी विजिल ऐप को डाउनलोड करके यदि उन्हें एमसीसी का मतलब आचार संहिता का कोई उल्लंघन दिखता है तो उसी टाइम वो अपनी शिकायत लिख सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं और फोटो डाल सकते हैं। जो भी स्वीप गतिविधियां हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही हैं। साथ ही ये भी प्रयास किया जाएगा कि जो भी मतदान केंद्र जहां पर पिछले चुनाव में कम वोटिंग रही थी वहां पर स्पेशल ध्यान दे करके वोटिंग बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। अगर इस चुनाव में जनता के मुद्दों पर नजर डालें तो टोंक में रेल सुविधा का विस्तार, बीसलपुर और ईसरदा बांध का पानी उपलब्ध कराना और ईआरसीपी परियोजना बड़े मुद्दे बने हुए हैं। यहाँ के लोगों की बेरोजगारी दूर हो, उद्योग धंधे बढ़े और रेल के लिए यहाँ के लोग तरस ही नहीं। इतने सालों से कभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं आई कि यहाँ टोंक में भी रेल आएगी। यहाँ पे जैसे पानी की व्यवस्था सही हो जाए तो मतलब बाहर का आदमी, जितना पब्लिक बाहर की आएगी उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। फैक्ट्री लाइन है वो अच्छी हो जाए, बीसलपुर का पानी आए तो नए नए उद्योग खुल जाए, जिससे अपना व्यापार बढ़े। स्थानीय मुद्दों में बीसलपुर बांध का पानी हो, रेल की मांग हो या फिर अन्य छोटे बड़े आंदोलन रहे हो, सड़क, बिजली, पानी जैसे मुद्दे जो है इस चुनाव को प्रभावित करते हैं और आने वाले दिनों के अंदर जो है इस पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। रवि टेलर, डीडी न्यूज़, टोंक। इसके अलावा सवाई माधोपुर में शिक्षा, चिकित्सा, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और अमरूद की फसल के लिए प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना करवाना भी चुनावी मुद्दा है। प्रोसेसिंग प्लांट खुल जाए तो हमारे अमरूद यहीं बिक जाएंगे, जिससे ना तो खराब होंगे और किसानों को फायदा भी ज़्यादा होगा। स्कूलों को डेवलपमेंट सब जगह कर दिया गया है, लेकिन उनको टीचरों के अभाव है और जो सुचारू रूप से कई शिक्षा का भी मतलब प्रोग्रेस नहीं हो रही है। बालिका शिक्षा के लिए ये है कि सुरक्षित वातावरण मिले उन्हें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, उन्हें जानकारी दी जाए इस मामले में, उनको योजनाओं से संबंधित सारी विषयों के बारे में पता चले। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में सवाई माधोपुर जिले के रहने वाले लोग काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर शहरी क्षेत्र की जैसी सुविधाएं होनी चाहिए ताकि ग्रामीण क्षेत्रों को भी आगे बढ़ने का समान अवसर मिल सके। यशवंत जोशी, दूरदर्शन समाचार, सवाई माधोपुर। तो अभी आपने देखी टोंक सवाई माधोपुर सीट से जुड़ी हमारी ये विशेष रिपोर्ट। आइए अब विस्तार से चर्चा करते हैं टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट की और जानते हैं कि जनता के क्या कुछ मुद्दे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं। क्योंकि हर बार चुनाव नज़दीक आते ही लोगों को कई तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, उनसे कई तरह के वायदे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर कितना काम हो रहा है ये जानना बेहद ज़रूरी है। तो इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आज हमारे साथ दूरदर्शन स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं श्री संदीप पुरोहित जी। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक विश्लेषज्ञ हैं। नमस्कार सर, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। हमारे दूसरे मेहमान से भी आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ हैं श्री अवधेश आकोदिया जी। आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हैं। आप राजनीतिक विश्लेषक हैं और राजनीति पर अपनी एक पैनी नज़र रखते हैं। सर, आपका भी हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आइए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं। और सर, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा संदीप जी कि टोंक सवाई माधोपुर सीट, जो कि एक हॉट सीट भी मानी जाती है, इस चुनावी लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सीट है सिद्धार्थ जी। कारण क्या है कि ये इस सीट को लगातार, एक तो पहले कांग्रेस जीत नहीं पा रही है, तो पूरी हर तरह से उसकी कोशिश रहेगी कि वो इस सीट को जीते। और वहीं वो चाहेंगे, जौनपुरिया जो है भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, वो तिकड़ी मनाना चाहते हैं। ये तो आपस में है ही, लेकिन वो पूरा इलाका आप देखेंगे तो इससे बाकी सीटें भी प्रभावित लगातार होती रहती है। और ये विभिन्न जातियों का एक ऐसा गठबंधन है इस सीट में, जो राजस्थान की जाति व्यवस्था को समझने की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार यहाँ से जौनपुरिया 2 चुनाव जीत चुके हैं। इससे पहले यहाँ से नमो नारायण मीणा 2 चुनाव जीते थे, लेकिन इस क्षेत्र का विकास बिल्कुल भी नहीं हुआ है अभी तक भी। आप देखेंगे रेल का मुद्दा जस का तस बना हुआ है। पॉलिटिकल पूरे सिनेरियो में हर बार रेल का वादा किया जाता है जो भी चुनाव जीतता है, लेकिन बात वहीं की वहीं ढाक के 3 पात रहती है। पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो हरीश मीणा जो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले सांसद रह चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी में थे,
वे भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। लगातार 2 बार यहाँ से वे भी विधायक रह चुके हैं। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये जौनपुरिया और हरीश मीणा का अपने आप में एक टेस्ट है कि कौन यहाँ का सबसे बड़ा नेता होगा और कौन यहाँ तमाम चीज़ों को सॉल्व कर पाएगा। जी अवधेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी सर ने बात कही रेल के मुद्दों की, तो भाजपा की सरकार ने अभी नए बजट में 100 करोड़ रुपए का रेल के लिए प्रावधान किया है। इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि चुनकर जाते हैं, सांसद चुनकर जाते हैं, लेकिन क्षेत्र में विकास उस तरह से नहीं दिखाई देता है जिस तरह के वायदे चुनाव से पहले किए जाते हैं। तो ये धरातल पर दिखाई देता है। रेल जो है एक बहुत बड़ी समस्या है पूरे इस लोकसभा क्षेत्र में, और ख़ासतौर पर टोंक जो जिला है उसके जो विधानसभा क्षेत्र आते हैं वहाँ पर तो ये इतने लंबे समय से मांग है लोगों की, फिर भी चीज़ें जिस तरह से सरकारी सिस्टम में चलती हैं उसी तरह से चल रही हैं। ये जो पूरी की पूरी सीट है पूर्वी राजस्थान की बहुत महत्वपूर्ण सीट है, और पूर्वी राजस्थान की जो राजनीतिक दिशा होती है उसको तय करता है कई तरह से। पिछले कई चुनावों में हम देख रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान का रुख जो कभी मेवाड़ के लिए कहा जाता था वैसा 2 चुनावों से पूर्वी राजस्थान में हो रहा है, लेकिन ये विधानसभा चुनाव में हुआ। क्या वो जो राजनीतिक मिजाज है वो लोकसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, या जो पिछले 2 चुनाव हुए हैं 2014 और 2019 के उसी तरह से चुनाव परिणाम रहेंगे? ये काफ़ी कुछ इस पर नज़र रहेगी सभी की। सर, अगर हम मुद्दों की बात करें तो इस चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं और लोगों की क्या अपेक्षाएं हैं? संदीप जी। देखिए, मैंने अभी कहा कि 2 चुनाव यहाँ से नमो नारायण मीणा साहब जीते थे। नमो नारायण जी मंत्री रहे केंद्र सरकार के अंदर। रेल एक लाइन 1 इंच रेल नहीं बढ़ी, औद्योगिक विकास वहाँ नहीं है, औद्योगिक क्षेत्र वहाँ डिक्लेयर्ड नहीं हुआ है। 2 बार से बीजेपी के भी सांसद हैं। तो जो विकास के नाम पर टोंक बहुत पिछड़ा हुआ है, तो विकास वहाँ अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा है। ना उद्योग है, ना रोजगार है, ना रेल है, तो ये तमाम समस्याएं उन्हें टोंक को बिल्कुल पिछड़ा बना दिया गया है। तो वहाँ यही सबसे बड़ी चीज़ें हैं, यही सबसे बड़े मुद्दे हैं कि औद्योगिक क्षेत्र लगे, विकास हो, लोगों को रोजगार मिले। लेकिन वहाँ के जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो जीते हैं, दिल्ली गए हैं और विकास की गति को उन्होंने कोई उसको कहते हैं आगे नहीं बढ़ाया है। तो वहाँ स्थानीय मुद्दों पर बहुत फोकस करना वाली बात है नेताओं को, आगे लोकल लीडर्स को, लेकिन लोकल लीडर्स उन पर काम ही नहीं कर रहे हैं और समस्याएं जस की तस वहाँ अभी तक बनी हुई है। सर, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा जी, कि अगर हम परिसीमन जो 2008 में हुआ उसके बाद की बात करें तो 2009 में पहली बार चुनाव हुए। इन चुनावों में कांग्रेस ने पहली बार और सिर्फ एक बार ही भारतीय जनता पार्टी को हराया। बट अगर हम बात करें 2014 और 2019 के चुनावों की, तो सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने एक लंबे वोटों के अंतर से, अगर मैं कहूं तो 1 लाख वोट के अंतर से कांग्रेस पार्टी को हराया। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2009 वो चुनाव था जब कांग्रेस की हवा थी, उसको आप वहाँ नमो नारायण मीणा चुनाव जीतते, मैंने अभी कहा भी वो मंत्री बने, लेकिन विकास क्या हुआ? 2014 और 2019 मोदी का युग था। मोदी के नाम पर वोट पड़े, मोदी के नाम पर जो भी खड़ा हुआ वो चुनाव जीता। दोनों ही चुनावों के अंदर मोदी लहर थी, मोदी वेव थी। तो जौनपुरिया अगर जीतते हैं तो उसमें निश्चित तौर पर श्रेय जो है मैं उनसे ज़्यादा जो मोदी वेव है उसको दूंगा। अवधेश जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से जो सुखबीर सिंह जौनपुरिया हैं, 2 बार वहाँ पर लगातार लोकसभा का चुनाव जीते हैं, सांसद बने हैं, लेकिन पार्टी ने तीसरी बार उनको फिर से मौका दिया है। संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी जीत से ज़्यादा ये जो मोदी लहर थी उसकी जीत थी। अब तीसरी बार में वो मोदी लहर क्या उतनी ही प्रचंड रहती है जितनी 2014 और 2019 में थी, या उससे भी आगे चली जाती है, या उससे नीचे गिर जाती है? ये चुनाव परिणामों से पता चलेगा। अभी इस बारे में आकलन ही किया जा सकता है। लेकिन जब किसी क्षेत्र से लगातार कोई व्यक्ति जनप्रतिनिधि रहता है, चाहे वो विधायक रहे या सांसद रहे, और लोग यदि उसके कराए हुए कार्यों पर परखने लगते हैं, तो एक एंटी इनकम्बेंसी भी विकसित हो जाती है किसी भी सांसद के खिलाफ। तो क्या सुखबीर सिंह जौनपुरिया को इसका सामना करना पड़ेगा? तो इस तरह के सारे ये जो समीकरण हैं, इन्हीं से जो चुनाव परिणाम है टोंक सवाई माधोपुर सीट का,
वो निर्भर करेगा। जी, अवधेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा। एक तो एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा वो है ही वहाँ। उसके अलावा सिद्धार्थ, अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी जीत जौनपुर दोनों चुनावों में नहीं ले पाया है। जब देश में प्रचंडता के साथ मोदी की लहर थी और सब कुछ था, उसके अंदर भी अगर वो 1-1.25 लाख से चुनाव जीत रहे हैं, और जबकि दूसरी जगह 4-4 लाख से 3-3 लाख से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, तो मैं उसको कहूँ टक्कर कांटे की है, मुकाबला रोमांचक स्थिति के अंदर है वहाँ। सर कांटे की टक्कर है, बट अगर मैं बात करूं कांग्रेस प्रत्याशी की, तो कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को अपना इस बार प्रतिनिधि बनाया है। वो पूर्व पुलिस महानिदेशक भी रह चुके हैं, सचिन पायलट के करीबी हैं, और एक साफ और स्वच्छ छवि के पुलिस अधिकारी के रूप में उनकी इमेज रही है। तो सर आपको क्या लगता है कि क्या उनकी इस इमेज का आगे चुनाव परिणामों में कोई फायदा मिल पाएगा? निश्चित तौर पर छवि का, कोई भी प्रत्याशी उसकी छवि का फायदा उसकी पार्टी को मिलता ही है। लेकिन सिद्धार्थ, ये चुनाव छवि से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जा रहे हैं, राष्ट्रीय चीजों पर लड़े जा रहे हैं। तो हरीश जी की छवि अपनी जगह है, लेकिन जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन मुद्दों पर कांग्रेस के पास क्या तोड़ है, कांग्रेस किस तरीके की वहाँ व्यवस्था करती है, किस तरीके के जातीय समीकरण बनते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे बड़े बड़े नेताओं का जातीय लिटमस टेस्ट भी कहूंगा मैं इस चुनाव को, कि क्या वे अपने जातियों के वोट दिला पाते हैं अपने प्रत्याशियों को, यह भी उनका टेस्ट होगा। तो मैं कुल मिलाकर के कह सकता हूं कि बहुत ही मुकाबला फंसा हुआ है यहाँ। छवि भी है, मुद्दे भी हैं, लेकिन राजस्थान में सबसे ज्यादा रोमांचक सीटों में से एक सीट टोंक सवाई माधोपुर भी है, ये मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ। अवधेश जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। अगर मुद्दों की भी बात हो रही है तो ERCP का मुद्दा है। पानी की समस्या लोगों को काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है, और जब भी चुनाव आते हैं तो लोग नए उनको लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं, बट आज भी धरातल पर इतनी अच्छी तरह से कोई काम नहीं हो रहा है, उनको परेशानी बहुत है। इसके अलावा बेरोज़गारी और भी बहुत समस्याएं हैं। इस संबंध में आपको क्या लगता है? बिल्कुल, देखिए, जो अब इसे अपने लोकतंत्र का दुर्भाग्य कहें या क्या कहें कि हर चुनाव में कमोबेश एक तरह की ही समस्याएं होती हैं। उन्हीं मुद्दों को लेके, उन्हीं वायदों को लेके जो जितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे होते हैं वो सब चुनावी मैदान में जाते हैं, फिर 5 साल बाद आते हैं लौटकर, फिर वही मुद्दे घूम फिर के आ जाते हैं। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई, बाकी मुद्दों को आप छोड़ दीजिए, पेयजल तो बिल्कुल बुनियादी मुद्दा है। तो पेयजल की एक बड़ी और विकराल समस्या है, और वो कब है? जब बीसलपुर बांध, जो आसपास के कई जिलों की प्यास बुझाता है, वो वहीं पर बना हुआ है। तो उस लोकसभा क्षेत्र में यदि स्वच्छ पीने का पानी लोगों तक नहीं पहुंच रहा है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो इस चुनाव में भी निश्चित रूप से ये पेयजल एक बड़ा मुद्दा है। और जहाँ तक आपने ERCP की बात की, ERCP का 12 जिलों में जो पुराने जिले थे राजस्थान के, उनके हिसाब से 12 जिलों की योजना है। दोनों जिले इस ERCP में कवर होते हैं। तो ERCP विधानसभा चुनाव के समय भी सियासी मुद्दा था, लोकसभा चुनाव के समय भी सियासी मुद्दा है। इसका एक कारण ये भी है कि बहुत लंबे समय से ERCP लंबित थी, और जो मौजूदा सरकार है राजस्थान की, उसने उस पर एक MOU किया है मध्य प्रदेश सरकार के साथ, और जल्दी उसकी DPR सामने आएगी, और हम उम्मीद करते हैं कि उसका काम शुरू होगा, और जब वो समाप्त होगा तो लोगों को जो बड़ी समस्या है पेयजल की और सिंचाई की, उससे लोगों को निजात मिलेगी। सर, अगर हम बात करें नव मतदाताओं की और युवा मतदाताओं की, तो इस चुनाव में और पिछले विधानसभा चुनावों में भी नव मतदाता और युवा मतदाताओं की एक अहम और एक अच्छी संख्या में भूमिका रही है। इस बार आपको क्या लगता है कि जो युवा मतदाता हैं और नए मतदाता हैं, उनकी क्या निर्णायक भूमिका हो पाएगी इस चुनाव में? देखिए, हर चुनाव में युवा मतदाताओं की भूमिका निर्णायक होती है जी। युवा मतदाता एक तो ज़्यादा वोट कास्ट करता है। जो एजेड लोग होते हैं, वो बीमार होते हैं या कुछ और कारण भी होते हैं, हम जानते हैं, उनके कारण उनका वोटिंग परसेंटेज इतना ज़्यादा नहीं होता जितना युवाओं का होता है। निश्चित तौर पर 18 से 25-30 साल की अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उनका वोटिंग परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। युवाओं में जोश होता है, वे जोश से लबरेज होते हैं, वे अपने भविष्य की ओर देख रहे होते हैं, वे अपने भविष्य का निर्माण करने की सोच रहे होते हैं, उनके अपने सपनों का ताना बाना होता है। उन सपनों को ताना बाना पूरा करने के लिए ही वे वोट डालने जाते हैं। तो निश्चित तौर पर युवाओं की वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होगी, और मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि जीत हार में युवा हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आए हैं, और यहाँ भी निभाएंगे और हर बार निभाएंगे। अवधेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं युवा मतदाताओं की भागीदारी पर? बिल्कुल, देखिए, संदीप जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि युवा में जोश ज़्यादा होता है, तो उनका जो
वोटिंग परसेंटेज है बाकी आयु वर्ग के जो मतदाता हैं उनके मुकाबले ज़्यादा होता है। इसमें एक बात और जोड़नी चाहिए कि वो अपेक्षाकृत रूप से जागरूक भी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पूरी दीन दुनिया में जो चीज़ें चल रही हैं उनको ज़्यादा पता होती हैं, थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली भी होते हैं, तो चीज़ें उनको ज़्यादा पता होती हैं। उसके हिसाब से जिन पैमानों को सामने रखकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। चुनाव में सिर्फ अपने मताधिकार का ही प्रयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए, जागरूक रहते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। तो जो युवा हैं वो उनसे एक उम्मीद ये होती है कि वो न सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से करें, जागरूक रहकर करें और अपने आसपास के जो लोग हैं उन्हें भी जागरूक बनाएं, जिससे मतदान प्रतिशत भी बढ़े और जो भी जनप्रतिनिधि जीत कर आए वो लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो अपेक्षाएं उनसे रखी गई हैं, उन पर वो ज़्यादा खरा उतरे। जी बिल्कुल सर, निर्वाचन आयोग भी इसको लेकर तरह तरह की तैयारियां कर रहा है। हर ज़िले में कई तरह के प्रोग्राम्स रेगुलर बेस पे आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा युवाओं को भी अधिक से अधिक वोट देने के लिए विभिन्न नुक्कड़ नाटकों और कार्यक्रमों के माध्यम से भी जागरूक किया जा रहा है। सर, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि अगर हम बात करें परिसीमन की, तो 2008 में जो परिसीमन हुआ था उसके पहले और उसके बाद में आप राजनीतिक परिवेश में क्या बदलाव देखते हैं? देखिए, 2008 का जो परिसीमन हुआ, उस परिसीमन के बाद सीटें का अदला बदली हुई, कई बड़े नेताओं की सीटें छिन गई और कई नए नेता पैदा हो गए। जी, जैसे मान लीजिए कोई भी सीट है किसी नेता की, वहाँ से परंपरागत तरीके से वो चुनाव जीतते आ रहे हैं, लेकिन परिसीमन के अंदर मान लीजिए वो रिजर्व हो गई तो निश्चित तौर पर उनकी जमीन बदल गई, जमीन खिसक गई, बहुत से बड़े बड़े नेताओं की सीटें छिनी और नया नेतृत्व तो पैदा हुआ। लेकिन परिसीमन अपरिहार्य है, निश्चित तौर पर होना चाहिए और अच्छी चीज़ है। और 2009 का जो परिसीमन हुआ, कहते ये भी कि उस परिसीमन का लाभ उस दौर के अंदर कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस की सरकार बहुत थम्पिंग मेजोरिटी से बनी। 2009 में राजस्थान में कांग्रेस को 20 सीटें मिली थी और ऐसा लगता था कि भाई परिसीमन का उनको लाभ मिला। लेकिन 2014 में स्थिति बिल्कुल पलट गई। 2014 में स्थिति इतनी पलटी कि कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हुई और 2019 में भी स्थिति बिल्कुल दूसरी थी। तो जो ये दावा था कि परिसीमन का लाभ मिल रहा है पर, लेकिन जब हम पूरे देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि परिसीमन का लाभ किसी एक ही दल को मिला है, परिसीमन का लाभ सब दलों को मिला है। हाँ, पर एक बात फिर दोहराऊंगा, परिसीमन से कुछ जो नेता थे उनकी सीटें छिनी, उनका चुनाव लड़ने का क्रम टूटा। जी, अवधेश जी। जी देखिए, परिसीमन बिल्कुल एक नैसर्गिक प्रक्रिया है, होता ही है एक समय के बाद, समय सीमा के बाद जी। लेकिन जो राजनीतिक दल परिसीमन के बाद जो नई सीट बनती है उसके जो सामाजिक समीकरण है, जो जातिगत समीकरण है, जो वहाँ का सियासी पूरा मानचित्र है, उसको ठीक ढंग से जो समझ लेता है और रणनीति बना लेता है, वो उसमें सफलता हासिल करता है। जैसा संदीप जी ने कहा, 2009 का जो चुनाव था, कांग्रेस उस समय बेहतर ढंग से कर पाई थी, लेकिन उसी जगह पर 2014 और 2019 के चुनाव में कांग्रेस को पराजय हाथ लगी। लेकिन ये सीट ऐसी सीट है जहां पर इतनी प्रचंड लहर होने के बावजूद भी जो अंतर है जीत का, वो उतना ज़्यादा नहीं है। जैसे पिछली बार 1,11,000 के करीब से सुखबीर सिंह जौनपुरिया सीट से जीते थे, उसमें से भी जो 80,000 करीब जो वोटों की लीड है वो मालपुरा सीट से थी अकेले से। तो ये आसान सीट उस तरह से नहीं है जितना ऊपर से दिखाई देती है कि 1,11,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीते थे, तो उनके लिए इस बार भी आसान होगा। कई तरह के समीकरण काम करते हैं, जो मतदान होने तक उनको अच्छे से साध लेगा वो निश्चित रूप से उनकी विजय उनको मिलेगी। मैं अवधेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मालपुरा एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। क्या मालपुरा से वो लीड ले पाएंगे उतनी, और लीड कम होगी तो क्या वो कहीं जगह कवर कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। सर, 2014 में भी सुखबीर सिंह जौनपुरिया ने जीत दर्ज की, 2019 में उन्होंने 1 लाख से भी अधिक वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। अब बात हो रही है 2024 की, तो भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। वो स्थानीय हैं, लोगों को भी करीब से जानते हैं, जौनपुरिया ने विकास के भी कई काम करवाए हैं, तो क्या इसका फ़ायदा उन्हें इस बार भी देखने को मिलेगा? लेकिन निश्चित तौर पे जो भी विकास के काम होते हैं उसका फायदा वहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिलता ही मिलता है। अगर जौनपुरिया ने बहुत अच्छे काम किए तो निश्चित तौर पर उनका लाभ उनको मिलेगा। लेकिन सवाल ये कि जनता की अपेक्षा किस स्तर तक थी। आपने काम किए लेकिन जनता की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हो
तो फिर उन कामों का मूल्यांकन होता है। जी। आपके किए हुए काम और जनता की अपेक्षा, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और इन दोनों का जब मूल्यांकन करता है मतदाता, और उस मूल्यांकन के आधार पर ही वो वोट डालता है, तो निश्चित तौर पर विकास के काम तो हुए ही हैं, लेकिन अपेक्षा कितनी है जनता की, और वो अपेक्षा क्या पूरी हुई या नहीं हुई, ये जो परिणाम है वो बताएगा। अवधेश जी, आपको क्या लगता है, क्या जनता की जो समस्याएं हैं उन्हें वो चीज़ें, उनका फ़ायदा मिल पा रहा है, या उनकी समस्याएं दूर हुई हैं, या जस की तस बनी हुई हैं? देखिए, जो चुनाव होता है, चुनाव में जो राजनीति का पूरा एक रसायन काम करता है जी। अब रसायन में कई तरह के रसायन होते हैं, तो आप केवल एक चीज़ को लेके पूरा के पूरा आपकी जो समीकरण है उसको आप अपने पक्ष में नहीं मोड़ सकते हैं। 10 साल की जो अवधि उनकी सांसद के तौर पर रही, निश्चित रूप से उन्होंने विकास के कार्य करवाई हैं वहाँ पर, लेकिन जैसा संदीप जी ने कहा कि लोगों की अपेक्षाएं कैसी थी। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आया, आपने उसको अच्छा रिस्पॉन्स दिया, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया, तो ये पूरा 10 साल की जो अवधि होती है, विकास कार्यों के अलावा कई लोगों की नाराजगी भी आपसे हो जाती है। उसी को हम पॉलिटिकल टर्म में एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं जी। तो विकास के कार्यों तो वो गिना ही रहे हैं, और वो उनकी पूरी जो चुनावी रणनीति है उसमें एक अहम किरदार है उनका, लेकिन इसके साथ जो एंटी इनकम्बेंसी आती है, दूसरे जितने सारे फैक्टर होते हैं उनको वो किस तरह से साथ पाते हैं, इसके ऊपर ही पूरा चुनाव निर्भर करता है। सर, आप दोनों ने पिछले कई चुनावों को बारीकी से देखा है, जनता के क्या कुछ रुझान हैं, और इसके अलावा पूरा समीकरण किस तरह से आपको दिखाई दे रहा है? संदीप जी। देखिए, जहाँ तक समीकरण का बात है, निश्चित तौर पर जातीय समीकरण तो अपनी जगह है ही, जातीय व्यवस्था तो अपनी जगह है ही, हर नेता अपनी जाति के वोट लेता ही है, और अपना अपना उसका वोट बैंक होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक वोट बैंक होता है, और वो उसके अनुसार उनका ध्यान भी रखती है। तो यहाँ स्थिति थोड़ी सी फंसी हुई है, टफ है, कि कौन सी किधर मूव कर जाएगी जाति, कौन से मुद्दे किधर मूव करेंगे, क्या नेशनल लेवल पर क्या हवा रहेगी, ये सारी बातें मिलकर के ही चुनाव परिणाम तय होगा। अवधेश जी। देखिए, इसमें कांग्रेस की एक, भारतीय जनता पार्टी की ये कोशिश है कि जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जैसा 2014 और 2019 में चुनाव चला था राष्ट्रीय मुद्दों के साथ, उसी तरह से इस बार भी चुनाव चले। लेकिन कांग्रेस का यह प्रयास है कि जो वहाँ के क्षेत्रीय समीकरण है, जिसमें जातिगत समीकरण भी आते हैं, और उम्मीदवारों की छवि है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, किस तरह के हैं, उनका दायरा कितना बड़ा है जी, इस पर भी बात हो, तो मतदाता जब कई सारी चीज़ें सोचकर अपना मतदान करता है, तो चुनाव परिणाम को वो उसी तरह से प्रभावित करता है। यदि वो राष्ट्रीय मुद्दों के आधार पर एक पैमाना, सबसे बड़ा पैमाना उसका राष्ट्रीय मुद्दा रहता है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। और यदि क्षेत्रीय मुद्दों पर भी मतदाता सोचते हैं और उसके हिसाब से अपना मतदान करते हैं, तो इसका लाभ निश्चित रूप से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनको होगा। और ये कितना रहता है, इसका रेशो कितना रहता है, इसी से चुनाव परिणाम जो हैं वो तय होंगे। सर, अब हमारे पास समय का अभाव है, तो हम अंत में आपसे मतदाताओं के लिए संदेश लेना चाहेंगे कि आप संदेश क्या देना चाहते हैं मतदाताओं को वोट करने के लिए? सब काम छोड़िए, वोट डालिए और अपना भविष्य संवारिए। बिल्कुल, मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि जो मतदान है ये आपका अधिकार है, और ये सबसे बड़ा अधिकार है। इससे आप 5 साल के लिए एक सरकार चुनते हैं, अपना एक सांसद चुनते हैं जो सरकार बनाता है, और वो 5 साल तक पूरे राष्ट्र का नीति निर्धारण वो करते हैं। तो अपना वोट जरूर दें, सोच समझ कर दें, अपने विवेक का इस्तेमाल करके दें, किसी प्रलोभन में नहीं दें। सर, आप दोनों हमारे कार्यक्रम में जुड़े और हमारे स्टूडियो में पधारे, उसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मतदान देश के भविष्य में योगदान करने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हम आप सभी से यही अपील करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में वोट करें और अपने देश को और आगे बढ़ाने में सहयोग करें। जनादेश के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।